सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा संडे है, तो आपको पता है हर संडे हम एक बुक की समरी डिस्कस करते हैं। तो आज हम जिस किताब की समरी डिस्कस करने वाले हैं वो वन ऑफ द मेरी फेवरेट किताब है। तीन किताबें हैं अब तक की जो मेरी फेवरेट हैं। उन तीनों में ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर आप अप्लाई कर देंगे तो बहुत ही लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। पहली तो अपनी एटॉमिक हैबिट है, दूसरी डीप वर्क है, और तीसरी ये किताब है कांट हर्ट मी। ये कांट हर्ट मी किताब बेसिकली डेविड गोगिंस की बायोग्राफी है, उसकी लाइफ से लेसन लिए हुए हैं। और इस किताब में मेनली यही बताया गया है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हमारे माइंड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। इतना होता है जितना हमें एक्चुअल में रियलाइज़ भी नहीं है। तो इस पूरी की पूरी किताब के अंदर हम उन्हीं बातों की आज चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हम डेविड गोगिंस की लाइफ से ले सकते हैं, और ये बंदा है कौन, इसकी पूरी स्टोरी क्या है। डेविड गोगिंस जो बंदा है ना, इसकी पूरी जो कहानी है कांट हर्ट मी में, वो एक ऐसी कहानी है कि एक इंसान था जो अपनी लाइफ के लगभग हाफ हिस्से में तो एक लूजर था, और जो उसका दूसरा हाफ हिस्सा था उसमें वो चैंपियन से भी ऊपर बन गया, पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट मैन बन गया। तो ऐसा इस बंदे ने क्या किया, ऐसा एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, क्या इसके अंदर वो चीजें थी जो एकदम से बाहर आ गई, और वो क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड का टफेस्ट मैन है, ऐसा क्या किया इस बंदे ने। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है बचपन से। बचपन में जो इसका चाइल्डहुड था ना, काफी ज्यादा अब्यूज अब्यूज चाइल्डहुड था। इसके पापा जो थे, इसको शराब पी के इसकी मम्मी को और इसको मारते थे, अच्छे से मारते थे, इसने अपनी किताब में बताया है। और दूसरा, बचपन में एडीएचडी की प्रॉब्लम भी थी, और पेपर वगैरह में भी नकल मार के पास होता था, तो एकेडमिकली भी इतना कोई स्ट्रांग नहीं था। और जवान होते होते इसने एक कंपनी के अंदर नौकरी कर ली थी। नौकरी भी क्या थी, जो कॉकरोच होते हैं ना, कॉकरोच को स्प्रे से मारता था, और वो करने के इसको $1000 मिलते थे हर महीने। और इसका जो बॉडी वेट था वो भी ऑलमोस्ट 148 किलो था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है रैंडम कि जब ये अपने ऑफिस से काम करके घर आ रहा होता है ना, तो घर पे आके बैठता है, तो टीवी में ना वो डिस्कवरी चैनल लगाता है। तो उस पे जो नेवी सील जो होता है ना, जो अमेरिका की जो टफेस्ट जो आर्मी है, उसका बेसिकली प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है। वैसे ही वो नॉर्मल सी देखता है डॉक्यूमेंट्री बैठ के। तो उसके मन में ये भाव आता है कि मेरे को यार नेवी सील ही बनना है। तो नेक्स्ट डे पहुंच जाता है वो आर्मी के उधर कि मुझे नेवी सील में मेरे को ज्वाइन करना है। तो जो आर्मी वाला जो बंदा होता है वो बोलता है कि इस हाल में तो तू नहीं हो पाएगा, तेरा शरीर इतना ज्यादा है, एटलीस्ट तेरे को 48 किलो वेट तोड़ना पड़ेगा 3 महीने में। तो वहां से बंदा ये स्टार्ट करता है अपने माइंडसेट के लिए काम करना, और वेट वगैरह तोड़ के 48 किलो वेट तोड़ता है, और आर्मी के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद से इस बंदे ने दुनिया जान के रिकॉर्ड बनाए हैं। 17 घंटे के अंदर 4030 पुलअप का भी रिकॉर्ड इसके ऊपर। एक बैड वाटर रेस है जो कि 217 किलोमीटर की होती है, वो भी इस बंदे ने पूरी कर ली। नेवी सील के अंदर भी बंदा है, इसने नेवी सील में जो हेलविक की ट्रेनिंग होती है वो भी एटलीस्ट 3 बार करी है, जिसको बड़े से बड़े जो टफ लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं, वो भी बंदा करके ले गया। और भी काफी सारी अचीवमेंट है। और इसके मतलब हार्ट के अंदर भी 2 बार सर्जरी हुई है, क्योंकि इसके दिल में छेद था, तो 2 बार बंदे की हार्ट सर्जरी भी हो उसकी। स्टिल ही इज अलाइव। और मतलब ये काफी प्रूव है कि बंदे का जब माइंडसेट अगर स्ट्रांग हो ना, तो इंसान कुछ भी लाइफ में कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। अगले का माइंडसेट चेंज हो गया। अल्ट्रा मैराथन रनर भी है बंदा ये। तो एक नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए इसने कौन कौन से स्टेप्स लिए जो इस किताब से हम सीख सकते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं उनके उन स्टेप्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उन स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो लेसन मिलता है ना हमें डेविड गोगिन की किताब से, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, वो एक ही बात बोलता है कि सेटअप योर अकाउंटेबिलिटी मिरर। एटलीस्ट हमारे पास में एक अकाउंटेबिलिटी मिरर होना चाहिए जो हमको सच्चाई दिखाए, हमारे साथ ऑनेस्ट रहे। देखो, हर किसी को अपने अंदर की कमियां पता होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को खुद को नहीं पता होती, वो सामने वाला बता पाता है। पहला उसका कम्युनिकेशन का तरीका, दूसरा उसके शरीर की बदबू, क्योंकि इंसान को अपने शरीर की बदबू नहीं आती, उस सामने वाला ही बोल पाता है कि आ रही है कि नहीं आ रही। तो हमारी लाइफ में एक अकाउंटेबिलिटी मिरर होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें अपनी जिंदगी की रियलिटी दिखाएं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम हमें नहीं पता होता हम कहाँ गलत हैं। अगर इन्होंने तो डेविड गोगिन ने तो एक काम किया था कि वो मिरर के सामने डेली खड़े होते थे और अपने आप से सवाल पूछते थे कि तू इस समय लाइफ में कहाँ है, तुझे कहाँ जाना है, तूने अपना क्या हाल बना रखा है। और वो एक काम करते थे, मिरर के ऊपर ही अपने डेली गोल को स्टिक करते थे। जैसे मान लो उनको 4 बजे उठना है, उनको 1000 बार रस्सी कूदनी है, या 10 किलोमीटर तक भागना है। तो जो छोटे छोटे उनके गोल होते थे ना, जो उनकी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे उनको 10 घंटे मान लो पढ़ाई करनी है,
तो ये चीजें वो अपने मिरर के ऊपर चिपका देते थे। क्यों चिपकाते थे? ताकि जब भी वो मिरर को देखे ना, अपने आप को देखे, तो उन्हें ये बेसिक बेसिक बातें याद आए। इससे क्या हो रहा था, वो खुद को रिप्रोग्राम कर रहे थे कामयाब होने के लिए। रिप्रोग्रामिंग क्या है? रिप्रोग्रामिंग यही है कि वो बार बार अपने माइंड में वो आइडियाज डाल रहे थे जिन आइडियाज पे उनको काम करना है। क्योंकि हमारे माइंड में एक साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन चलती है, और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे लिए कंप्लीटली ही इरेलीवेंट होती है। तो उन चीजों को माइंड में घुमाने से कुछ नहीं होने वाला। तो यही डेविड गोगिंस बोलते हैं कि एटलीस्ट वी शुड हैव अ क्लैरिटी, वी शुड नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जितनी ज्यादा हमारे में क्लैरिटी होगी ना, उतना ज्यादा जो हमारा पर्पस है, हमारा मोटिवेशन है, हाई लेवल पे होगा। किसी बंदे में अगर क्लैरिटी लेवल नहीं है ना, तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लैरिटी अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट बी क्लियर अबाउट योर गोल्स, बी क्लियर अबाउट योर लर्निंग, बी क्लियर अबाउट कि मुझे करना क्या है और लाइफ में चल क्या रहा है मेरे। ब्लर में चीजें नहीं होती। दूसरी वो बात बोलते हैं कि एटलीस्ट आपको आपकी बुरी आदतों के बारे में पता होना चाहिए। आप जिन चीजों में फंसे पड़े हैं, यू शुड हैव ट्रैक ऑफ दैट। एटलीस्ट यू शुड नो कितना आप गलत काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। अगर आप कोई गलत चीज कर रहे हैं तो आपको वो लिखना है एक कॉपी के अंदर कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, अभी मेरे में ये कमियां हैं, ये कमजोरी है, ताकि आप उन पे काम कर पाओ। अगर आप अपनी कमजोरियों को छुपाओगे तो वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी चीजें। तो एटलीस्ट वी शुड नो आवर लिमिटेशन, कि हमारी जिंदगी की लिमिटेशन क्या है। और इनकी पूरी स्टोरी में ये है कि मतलब बचपन में बंदा डिप्रेशन में भी है, गरीब भी है, इसको अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी है, इसका फोकस भी खत्म है बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई भी इतनी खास नहीं करी, ऊपर से पेरेंट जिसके पापा ने इसको मारा वगैरह, तो बचपन में इसके दिमाग में वो छाप भी थी कि अब्यूज चाइल्डहुड था। तो ये बंदे का वेट 148 किलो था। स्टिल ये सब होने के बाद भी, एक लूजर होने के बाद भी बंदा अल्ट्रा मैराथन रनर बन रहा है, उसके बाद में 4-4 हजार पुलअप मार रहा है। तो क्या ये जादू है? जादू नहीं है भाई, उसका माइंडसेट चेंज हो गया। माइंडसेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। एक बंदे का जब माइंडसेट चेंज होता है ना, जब उसके ईगो पे थप्पड़ लगता है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तुमने वो मूवी देखी होगी कि शादी में जरूर जरूर आना, तो उसमें क्या उसके दिमाग में एक छाप पड़ती है कि लड़की ने मेरे को इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये एसडीएम बन गई, डीएम बन गई, और जो मैं हूँ एक क्लर्क हूँ, तो इसलिए मेरे को छोड़ दिया। तो बंदा तैयारी करता है और आईएएस ही बन जाता है। उसके दिमाग में एक सनक आ जाती है कि यार ना ना मुझे करना है, मेरी इंसल्ट होगी। प्रैक्टिकली बात करूं जिस किताब की, मैं इस किताब में जो बातें बोली गई है, जैसे अल्ट्रा मैराथन रनिंग वगैरह इस बंदे ने करी है, वैसे मैंने भी लास्ट दिवाली भी एक चीज करी थी अपनी लिमिटेशन चेक करने के लिए कि कितना मैं अपनी बॉडी को आगे तक ले जा सकता हूँ। तो उस टाइम मैंने ये किया था कि मैंने एक दिन के अंदर कम से कम, मैंने गोल बनाया था कि मैं 1 लाख स्टेप की वॉक करूंगा। छोटी दिवाली वाले दिन की बात है ये, 1 लाख स्टेप का मैंने गोल बनाया था। और सुबह उठने में मेरे को देर हो गई थी, तो मैं 9 बजे निकला था वॉक करने के लिए। तो 9 से लेके 12 बजे तक मैंने वॉक करी, पहली वॉक थी मेरी वो। उसके बाद में 12 से लेके 1 मैंने घर पे आके आराम किया। उसके बाद दोपहर को 1 से लेके शाम को लगभग 6:30 बजे तक मैंने लगातार वॉक करी थी। बीच बीच में हल्का फुल्का रुक लिया, एक आधा केला खा लिया, थोड़ा पानी पी लिया। कंटिन्यू चल रहा था मैं। और ये कहाँ चल रहा था? हमारे यहाँ पे मतलब एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे काफी बड़ा एरिया है, तो वहां चल रहा था मैं। दिवाली का टाइम था, तो उस टाइम ठंडी मीठी सर्दी आ गई थी, गर्मी थी नहीं, तो मैं अकेला ही वॉक कर रहा था। क्योंकि दिवाली के टाइम में तो सारे अपने घर परिवार में मिठाई खा रहे हैं, या फिर कोई अपने घर में खुशियां मना रहा है, कुछ भी कर रहा है, छोटी दिवाली थी। तो उस टाइम पे मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि शुरुआत में जो चीज मैं कर रहा था ना, वो बड़ी पेनफुल सी थी। बड़ा पेन हो रहा था लेग के अंदर भी। शुरू में 3 घंटे पता चला नहीं मेरे को, उसके बाद में जो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम था, बहुत पेन था। लेकिन जो 3-4 बजे के बाद ना मैंने रनिंग भी करी, उसके बाद ना मेरे अंदर एक यूफोरिया आना स्टार्ट हो गया, जिसको रनर्स हाई बोलते हैं। कि तुम्हारी जो थकान तुम्हें हो जाएगी ना, थकान की तुम्हारी इतनी अति हो जाएगी कि तुम्हें थकान से ही नशा होना शुरू हो जाएगा। वो जो थकान है ना तुम्हारी, तुम्हें नशा देना शुरू कर देगी। उसमें ऐसा हुआ कि मैं भाग रहा हूँ, कर रहा हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मेरी टांगों में पेन फील होना ही बंद हो गया। पर टाइम की लिमिटेशन के कारण वो चीज़ मेरे को 6:30 बजे रोकनी पड़ी, क्योंकि घर से फोन वगैरह भी आ रहा था। तो मुझे लगा कि यार 1 लाख स्टेप तो पूरे नहीं हो पाएंगे। 65,000 स्टेप के आसपास मैंने उस टाइम पे कंप्लीट किए थे। और जो मेरी प्रोफाइल है ना, उसमें मैंने उस घड़ी की फोटो भी लगा रखी है एज अ अचीवमेंट के तौर पे, कि यार तूने एटलीस्ट इतनी वो करी, मतलब तेरे अंदर इतना पोटेंशियल था कि तूने 50 किलोमीटर वॉक करी है एक दिन के अंदर। एंड दैट इज अब नॉर्मल, अब नॉर्मल फॉर मी। तो मुझे अपने अंदर एक अलग सा लगा कि यार अच्छा, यार मैं इतना कर सकता हूँ, कि अच्छा इतना पॉसिबल है क्या? इतने कितने लोगों ने ऐसा किया होगा? आई डोंट नो एनीवन किसने करा हो। तो एक अंदर से ना एक बंदे के क्लैरिटी भी आती है, एक ड्राइव भी आती है कि यार मेरे में भी कोई खास बात है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। वो खुद को एक स्पेशल फील करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद में अगला इंसिडेंट हुआ कि दोस्त वगैरह के साथ में शर्त लगा के
अमूल का जो थैली आती है दूध वाली, तो मैंने वो बोला कि तू दूध नहीं पी पाएगा, तो मैं बोला मैं पी लूंगा, हरियाणा से हूँ मैं। तो बोला नहीं पी सकता। तो मैंने फुल जो टोन्ड होता है ना, हाई फैट दूध होता है, वो 2 किलो दूध पिया था मैंने एक बार में, थैली से मुंह लगा के, आई थिंक 2 या 3 मिनट में। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें होती है ना सनक वाली चीजें, ज्यादा किताबें पढ़ना, वो करना है, कुछ ऐसे काम करना जो अब नॉर्मल हो, उससे क्या होता है, उससे हमको एक ड्राइव मिलती है। ड्राइव क्या मिलती है, हमें अपने आप में स्पेशल फील होता है कि यार हमारे अंदर कुछ अलग है दूसरों से। नहीं तो दुनिया में भेड़ चाल का हिस्सा बनने थोड़ी आए हैं। डेविड गोगिन तो अपनी किताब में यही बोलता है कि तुम्हें अपने अंदर 1% इंप्रूवमेंट करनी है, खुद को भेड़ चाल से अलग करना है। एटलीस्ट कुछ खुद के लिए करो, एटलीस्ट कुछ ऐसा करो जो दूसरे ना कर रहे हो, तुम्हें कुछ चीज स्पेशल फील कराए। जब तुम खुद को दूसरों से डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, फिर किस बात की वो जिंदगी है? जिंदगी नहीं है फिर वो। मेंटली फिजिकली कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा जो चीज आपको दूसरों से डिफरेंशिएट कर रही है। उसके बाद में डेविड गोगिंस बात करते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में खुद को हेल वीक चैलेंज देना चाहिए। कुछ ऐसे काम करने चाहिए दैट मेक अस अनकंफर्टेबल, जो बहुत हमें अनकंफर्टेबल करते हैं। जैसे मान लो आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है, तो एक दिन टारगेट ले कि मैं 14 घंटे बुक पढ़ूंगा, या 16 घंटे पढ़ाई करूंगा, 18 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं 24 घंटे पढ़ाई करूंगा बिना सोए। तो ये पागलपन से क्या होता है, ये पागलपन से ना हमारी जो लिमिट्स होती है ना वो एक्सटेंड होती हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हम अपनी पूरी लिमिट का इस्तेमाल नहीं कर पाते, हमारी बॉडी का जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है, लेकिन हम 40% पे ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो वीक माइंड है, वीकलिंग है वो। शाओलिन के अंदर जितने भी मंक्स होते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग पे काम किया जाता है, उनको मेडिटेशन करवा के, उसके बाद में ही फिजिकल ट्रेनिंग होती है। वो मेंटली टफ होते हैं, उनको पेन फील ही नहीं होता। उनके शरीर के अंदर से तुम अगर सुई आरम पार करोगे तब भी वो पेन को फील नहीं करेंगे। और जो अंगारे वगैरह चल पड़े होते हैं, चलते अंगारे, उनके ऊपर वो पैदल पैदल निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो पेन की सेंसेशन होती है वो उस पर कंट्रोल कर लेते हैं अपने माइंड के थ्रू। इतनी माइंड की हमारी पावर होती है। जो चीज हम सोच रहे हैं कि बहुत ही हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा पहाड़ है, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी दूसरे का बताया हुआ एक बिलीफ है जिसको तुम मान चुके हो। एक पहाड़ के पास मान लो तुम खड़े हो, ठीक है, और वो पहाड़ जो है ना बड़ा ऊंचाई के ऊपर है, कम से कम उसकी, जैसे अपना माउंट एवरेस्ट है ना जो 8,848 है, ठीक है, तुम, मैं हूं और एक आप हो, ठीक है। तो आप उस पहाड़ के पास में खड़े हो और मैं वो मान लो उस पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ और नीचे उतर रहा हूँ, जा रहा हूँ नीचे उतर रहा हूँ। तो आप मेरे से पूछ रहे हो कि ऊपर मौसम कैसा है, ऊपर ग्रीनरी कैसी है, ऊपर के एनवायरनमेंट कैसा है, हवा कैसी है। तो मैं कितना मर्जी बता लूं, लेकिन वो तो मेरा एक्सपीरियंस है ना, तुम्हारा तो नहीं है। तुम जाओगे वहां डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जो पर्सपेक्टिव है, बिलीफ है, अपब्रिंगिंग, सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन नीचे खड़े होकर जायजा लेने से क्या बात बनने वाली है? ऐसे ही हम करते हैं लाइफ में कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है, वो एग्जाम डिफिकल्ट है, कि कैसे डिफिकल्ट है, वो दूसरा बंदा कह रहा है डिफिकल्ट है। हम दूसरों के कहने पे चलते हैं, उसके बिलीफ पे चलते हैं, हमारा खुद का माइंड इस्तेमाल ही नहीं करते। हम देखते ही नहीं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। जरूरी नहीं है कि यार देखो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसमें जीके है, 4 चीज है। किसी बंदे की चारों चीज स्ट्रॉन्ग नहीं होती। किसी का मैथ वीक एरिया है, किसी की इंग्लिश वीक एरिया है, कोई जीके मार खा रहा है, ऐसा रहता है। वो एक अपने को क्या करना होता है, अपने को ना जो चारों के चारों सब्जेक्ट है ना वो एक लेवल में लाने होते हैं कि हमारा निकल जाए सिस्टम। बट हम क्या करते हैं, एक चीज के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, बाकी 3 को छोड़ देते हैं, फिर होता कुछ है नहीं। क्योंकि जो जो इक्वालिटी है वो तो इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा ना, सबका साथ सबका विकास। वही बात डेविड गोगिन ने बोली है कि हमें अपनी जिंदगी के ना जो मेंटल एक्सपेक्ट है, फिजिकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, हर एक पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेंटली करते रहेंगे तो जो फिजिकली, इमोशनली और जो स्पिरिचुअली पार्ट है वो कहाँ जाएगा? मान लो मैं, मेरा आईक्यू अच्छा है, मैं मेंटली बहुत अच्छा हूँ, है, सब्जेक्ट मेरे बढ़िया हैं, मैं आईएएस लग गया, ठीक है। आईएएस लगने के बाद में लेकिन मैं इमोशनली खत्म हूँ। एक केस आया था ना बीच में, एक केस आया था, उसमें एक आईएएस था, उसकी वाइफ थी, जन्माष्टमी का दिन था, तो उसकी वाइफ बोलती कि मेरे को चिकन बर्गर खाना है। तो वो आईएएस बोलता देख मैं नहीं खाऊंगा चिकन बर्गर, आज जन्माष्टमी है, कल खा लियो। केस है ये, बकायदा यूट्यूब पे देखना तुम जाके, चिकन बर्गर केस था आईएएस का उसने। तो वो बोलती कि नहीं नहीं मेरे को तो खाना है चिकन बर्गर, जन्माष्टमी क्या होती है, खाना है तो खाना है। तो आईएएस बोल रहा है कि भाई चिकन बर्गर देख तू खा लियो, लेकिन तूने खा लिया ना उसके बाद में मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा। तो वो बोलती है ठीक है खा लेना। तो वो खा जाती है बर्गर, उसका आदमी जहर खा लेता है। और ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने पास्ट में सुसाइड भी कमिट करी है, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं। आईएएस आईपीएस जो बंदा लग रहा है, मेंटली तो बहुत तगड़ा है वो बंदा, मेंटली तो वीक नहीं है। क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो ये अगले ने इतना बड़ा एग्जाम निकाल रहे हैं। पर वो कहाँ लैक करते हैं, वो इमोशनली लैक कर जाते हैं। वो इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि जो सडन एकदम से शौक लग रहा है उसको बर्दाश्त कर पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारा ऐसे रहता है कि कोई हमें कुछ बोल दे या कुछ हो जाए, हम तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमें एटलीस्ट देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, सामने वाला बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, एटलीस्ट वी शुड मेक साइलेंस।
उसको रिप्लाई मत करो। आपको दिख रहा है कि सामने वाला बदतमीजी कर रहा है, कुछ चल रहा है, रिप्लाई करना बंद कर दो। उससे क्या होता है, उससे जो डैमेज होना होगा ना वो कम हो जाएगा। 2 बकवास तुम करोगे, 4 बकवास सामने वाला करेगा, फिर 2 बकवास तुम करोगे, उससे रिश्ते खराब होते हैं। तुम्हें नहीं पता सामने वाला किस माइंडसेट में है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। एटलीस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू देम। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुराई मत करो। तो मैं ये चीज को बिलीव करता हूँ कि हमें इमोशनली खुद को इतना कैपेबल बनाना है कि कोई किसी की छोटी मोटी बकवास से ना हमारे ऊपर इतना असर ना पड़े कि हम एकदम से उसको रिएक्ट करना शुरू कर दे, धमकाना शुरू कर दे। नो। और मेंटली, और जब हम इसकी बात करते हैं फिजिकली की, उसमें सिंपल सी चीज हमारे आती है कि मेंटली हमको मेडिटेट करना है, सुबह जल्दी उठना है, सुपर अर्ली 4 बजे 3 बजे। क्यों? उससे एक एडवांटेज मिलता है, अर्ली राइजर एडवांटेज। जब इंसान जल्दी उठता है, आसपास की जो नॉइस होती है वो शांत होती है, अंधेरे में बंदा उठ रहा है, तो उसके माइंड में ना एक अलग शिफ्ट आता है। शिफ्ट क्या आता है? खुद में अपने आप में यूनिक होने वाला शिफ्ट। फिर बाहर अंधेरा है, साइलेंस है, घर वाले सोए पड़े हैं, ना चू है ना चाह है, खुद का वो मी टाइम निकाल रहा है, देख रहे हैं अपने आप को, अपने सपनों को कि यार मैंने क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। उन्हीं बातों से ड्राइव आती है ना खुद को देखने से। अब तुम उठोगे सुबह 7 बजे 8 बजे, तुम्हारी माँ जागी पड़ी है, बाप जागे पड़ा है, घर में शोर शराबा, वही नाटक नोटंकी चल रही है, टीवी उच्ची आवाज में बज रहा है, वो क्या जिंदगी है बताओ मेरे को। फिर तुम उसमें वही है जिंदगी। दोबारा उठोगे, घर वालों की बातें, बकवासबाजी, चलो लाइब्रेरी, वहां पे फिर वहां भी अलग नाटक नाटक चलता है, यार दोस्त ना रखे होते हैं। उसके बाद पूरा दिन अपना घूम फिर के मोबाइल चलाया, यहाँ वहाँ की बातें करी, दिन खत्म। और रात को बेड पे लेटे पड़े हो, मोबाइल पे स्क्रोलिंग चल रही है, करते करते नींद आ रही है, फोन साइड में रखा, सो गए। ये चीज नहीं करनी ना अपने को सुबह 4 बजे उठना है, सुबह 3 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, एटलीस्ट उस टाइम पे उठना है। और कुछ ऐसा करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। प्रैक्टिस करने से कुछ चीजें है ना, कोई टाइम बर्बाद नहीं होता। हमें लगता है कि ये चीजें हमारा टाइम बर्बाद करती हैं, बट एक्चुअल में वो हमें ना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली मजबूत करती हैं। स्पिरिचुअली मजबूत बनने के लिए या तो टेम्पल जाओ, या हनुमान चालीसा पढ़ो, या मंत्रा चैंटिंग करो। करना तो पड़ेगा भाई। अगर तुम ये चीज नहीं करते ना तो तुम अंदर से ना, तुम्हारे खोखलापन रहेगा। कितना मर्जी न्यूट्रिशन ले लो, कितना मर्जी फूड खा लो, जो तुम्हारे अंदर की जो ये आत्मा है ना, चेतना है, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्द हैं, ये सब जो विषय है ना, ये सब स्पिरिचुअलिटी का विषय है। ये मेंटल नहीं होता। चीजों को तरीके से जो एक्सप्लेन करना होता है ना, वो अंदर से आता है, शब्दों में पावर आती है, तो वो स्पिरिचुअलिटी का एक्सेप्ट है। चैंटिंग करनी पड़ेगी आपको। ज्यादा मत करो, 11 बार ओम का जाप कर लो डेली। डेली करना है, डेली, बिना का डेली। जब तक इस शरीर में से ना तुम्हारी जान नहीं निकलती ना, तब तक करना है 11 बार डेली। 6 महीने करके देखो, फिर बताओ तुम मुझे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। कोई करे तो सही। कंसिस्टेंसी नहीं है, खुद से होता नहीं है। अब मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो 5 AM पे मेरा फिक्स है, पिछले 120 दिन हो गए आई थिंक करते करते, चल ही रहे लगातार, ये 100 दिन तो हो गए। तो वो चीज़ है ना, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा अभ्यास, तो ही आपको फायदा लगेगा उन चीज़ों का। उसके बाद डेविड गोगिंस ने बात करी है कि हमेशा हमें अपनी जो सक्सेस है ना उसको विजुलाइज करना चाहिए। सुबह जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि खुद को विजुलाइज करो, कल्पना करो कि यार मेरी नौकरी लग गई, घर वाले सारे खुश हैं, मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे हैं, खाने की कोई कमी नहीं है, मम्मी शाबाशी दे रही है, पापा शाबाशी दे रहे हैं। वो सब क्या है? वो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को ना एक चीज दिखा रहे हैं कि देख तेरे को ये काम करना है। और वो एक बार करने से नहीं होता, विजुअलाइजेशन बार बार करनी पड़ती है। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि एक बार विजुअलाइज करूंगा सिस्टम होना सेट हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, चैंटिंग, ये डेली करने का काम है। जब तुम खाना डेली खाते हो, ब्रश डेली करते हो, टॉयलेट रोज जाते हो, तो ये जो एफर्मेशन वगैरह ये भी डेली करो ना बैठ के। खुद से नहीं हो पा रहा, किसी कम्युनिटी में जुड़ जाओ। जब मुझसे खुद से मेडिटेशन नहीं होती थी, मैं सहज योगा में गया था, विपासना में गया था, और जब वहां मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को लगा कि डेली करना है, तो ब्रह्म कुमारी भाग गया मैं। वहां मैंने करना शुरू कर दिया। शुरुआत में भाई मोमेंटम नहीं बनता ना, तो कहीं ना कहीं जाना पड़ता है आदमी को। चाहे जिम में जाओ, चाहे लाइब्रेरी में जाओ, तुम्हारा मोमेंट किसी बंदे का साथ कर लो कि भाई आप डेली सुबह घूमने चलेंगे। उससे क्या होता है, बंदे पे ना एक इम्पैक्ट आता है कि चल यार उसको बोला हुआ है, जाऊंगा मैं। अकेले हम क्या होते हैं, डेविड हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। अब मैं हूँ, चाहे मैं 2 बजे से हूँ, 3 बजे से हूँ, 4 बजे से हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर है कि भाई 5 बजे तक वो लेना ही पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी है मेरे ऊपर कि तू अगर एक बंदा नहीं लेगा ना, तो तेरे चक्कर में 20 बंदे का अफेक्ट होता है। तो मुझे चाह के ना चाह के, मेरा मन हो ना हो, हंस के रो के, मुझे आना ही पड़ेगा। और वैसे ही आपके ऊपर है। आप जब अकाउंटेबिलिटी में आते हो, आपके दिमाग में क्या आता है, भाई मैंने पैसे दे रखे हैं, मेरे को मेरे पैसे पूरे करने हैं। अगर फ्री होता कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको लगता है क्या है, फ्री तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप है, मार लेफ्ट, लेफ्ट होते ज्वाइन होते, लेफ्ट होते ज्वाइन होते, नाटक नोटंकी देखा, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, गालियां बकनी शुरू कर दी ग्रुप के अंदर, या कोई ज्यादा पागल है फोन डाल देता फिर वो। तो यही होता है ना, बंदा खुद को अकाउंटेबल नहीं मानता। वो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं लाइफ में। उसके बाद में डेविड गोगिंस बोलते हैं, डिसमेंटल योर गवर्नर।
अपने माइंड के अंदर जो गवर्नर है ना तुम्हारा, जो तुम्हें फिलहाल कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे ऊपर जो हावी बन के बैठा है कि भाई तेरे बस की नहीं है, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है, तुमको नेगेटिव 12 बोलते तेरे बस की नहीं है, ये नहीं है, उसको एकदम शट अप कर दो कि भाई तू चुप रह, सब मेरे बस की है, मैं कर सकता हूँ। अगर खुद के बारे में तुम पॉजिटिव नहीं बोल सकते ना, तो अपने बारे में नेगेटिव बोलना बंद कर दो। डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ। पॉजिटिव बोलना है, बिल्कुल पॉजिटिव बोलना है। जिंदगी नरक भी हो जा रही है ना, चाहे भीख मांग के खाना पड़ रहा है, तब भी तुम खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव नहीं बोलना अपने बारे में। नेगेटिव खुद के बारे में बोलोगे, नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट होती है नेगेटिव बोलने से। जितना खुद के बारे में पॉजिटिव बोलोगे ना, अपने आप को पॉजिटिव मानोगे, दूसरों से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं है किसी से आर्ग्यूमेंट करने की, फाइट करने की, बस अपने ऊपर ध्यान दो, सिर्फ अपने ऊपर। जो अपने अंदर कमी है ना, उन कमियों को इंप्रूव करो। कोई सामने वाला बोल रहा है कि भाई तेरे में ये दिक्कत है, बैठ के सोचो कि अच्छा है मेरे में ये दिक्कत है। अगर तुम्हें वो लगता है कि दिक्कत तुम्हारे अंदर है, उस पर काम करना शुरू करो। लेकिन जो माइंड कांस्टेंट एक चैटरिंग कर रहा है तुम्हारे दिमाग में बैठ के कि तू लूजर है, तू लूजर है, तेरे बस की नहीं है, उसको शांत करवाओ कि भाई ठीक है, जो तू मेरे को बात बोल रहा है, लेकिन मेरी भी कोई औकात है, मेरी भी कोई बिसात है, मैं करूंगा, आई विल ट्राई। आपको अपने माइंड से बात करनी पड़ेगी। जब तक इससे बात नहीं करोगे ना, तो ऐसे ही रिबेलियस मोड में रहेगा। डेली रात को होप देगा कि सुबह 4 बजे उठेंगे, और फिर जब उठने की ट्राई करोगे तो बोलेगा कि भाई नींद पूरी नहीं होगी, सिर दुखेगा, सो जा। तो दिमाग में हमारे ना कांस्टेंट ही एक प्रकार का हमारे संशय उत्पन्न करता है हमारा, बार बार। पहले तो बोलता है हो जाएगा, फिर बोलता है नहीं होएगा। तो इसको आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा। जो आपकी थिंकिंग होगी पूरी रैशनल होगी, विदाउट एनी इमोशन। रैशनैलिटी के साथ में जियो। इस दुनिया में तुम रिश्ते बनाने नहीं आए हो भाई, इस दुनिया में तुम अपना नाम करने आए हो। और अगर अपना नाम करना है ना, तो रिश्ते बाद में बनाना, पहले काम करना शुरू कर दो। काम करोगे तो ही तुम्हारा नाम होगा, रिश्ते बनाने से नाम नहीं होने वाला। एसएससी तुम्हें अगर नौकरी देगी ना, यूपीएससी नौकरी देगी, तुम्हारी मेहनत को देख के देगी, ये देख के नहीं देगी तुम्हारे दोस्त कितने हैं या तुमने कितनों की हेल्प कर दी। तो रैशनल बनो, इमोशनल बनने की जरूरत नहीं है किसी के साथ में। जो बंदा जिस काम के लिए आया है, उसको उस काम से रिलेटेड उससे बात करो, उसको वैसे ही डील करो। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारी तुमसे हेल्प लेने आया है क्योंकि उसको काम है, तब वो तुम्हारे पास में आया है। तो इसमें फर्क समझना शुरू करो अपने अंदर। हर किसी से अटैच होने की जरूरत नहीं है। और लड़कों को भी खास करके मैं ये बात बोल रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में जो लड़कियों को लेके इतना सॉफ्ट कॉर्नर है ना, उसको खत्म कर दे भाई। किसी को लेके सॉफ्ट कॉर्नर रखने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने काम से काम, क्या काम है, ये पकड़, बात खत्म। टू द पॉइंट रखो अपने आप को, ज्यादा किसी से इमोशनली अटैच होने की जरूरत नहीं है। हो सकते हो, लेकिन वहां हो कि जो इंसान तुम्हारे काफी क्लोज है, या जिससे तुम्हें लगता है कि यार ये इंसान मुझसे प्यार करता है, कुछ करता है, एक जगह हो सकते हो। लेकिन सबके साथ होने की जरूरत नहीं है। वो एक को पकड़ लो, बात खत्म। सबके साथ नहीं। अब मेरा लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ था, जब मेरे को हुआ तो मैं एक इंसान के साथ में था। ये थोड़ी है उसके एक के जाने के बाद में मैंने कुत्ते की तरह मुंह मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने किसी लड़की की तरफ आग उठा के नहीं देखा। मैं समझ गया ठीक है यार, नहीं हुआ कोई नहीं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, खुद पे फोकस करते हैं। तो ये चीज है, यहाँ माना मुंह मारो भाई। अपना पार्टनर ढूंढना है, रियल लाइफ में ढूंढो। टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे कोई पार्टनर नहीं है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं कि डेविड गोगिंस ने एक बात बोली है कि कंपार्टमेंटलाइज योर टाइम। टाइम ब्लॉकिंग के बारे में बात कर रहा है ये। देखो ऐसे बोल रहा है कि सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है ना टाइम बर्बाद हो रहा है जिंदगी में, कुछ कर नहीं पा रही मैं, बहुत टाइम बर्बाद है, कुछ नहीं करना, एक कॉपी बना लो, 24 घंटे अपना लिख लो कॉपी के अंदर। बनानी सुनो कैसे है। कॉपी के अंदर एक पेज मारो, लाइन खींचो, एक कॉलम है वो है टाइम, और एक तरफ लिखनी है एक्टिविटी। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे करके पूरे 24 घंटे लिख लो। और हर घंटे क्या एक्टिविटी चल रही है ना नॉर्मली, एक हफ्ते तक वो पूरा आप नॉर्मल लिखो। देखो कि पूरे दिन की दिनचर्या क्या है। उसके बाद में क्या करना है, डेविड वोगिन ने क्या बोला है कि 20-20 मिनट के ब्लॉक बनाने शुरू कर दो कि मुझे 20 मिनट ये काम करना है, मेरे को 20 मिनट ये काम करना है, मेरे को 20 मिनट ये काम करना है। ऐसे करते करते आपको अपने टाइम को ना उस जगह पे एलोकेट करना है। उससे क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है ना धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और 20 मिनट तो उनके लिए भी आसान है जो लोग थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमारा फोकस नहीं बनता, परेशान रहते हैं, तो 20 मिनट तो वो भी खुद से चुरा सकते हैं अपने लिए। उसके बाद डेविड गोगिंस ने एक बात बोली कि हर रोज हमें अपने अंदर 1% इंप्रूवमेंट करना है। खुद को ये बात बोलनी है कि डेली आई हैव टू इम्प्रूव 1%। हर रोज अपने अंदर 1% इंप्रूवमेंट। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है 1% इंप्रूवमेंट वाली बात कि मान लो तुमने आज 4 घंटे पढ़ाई करी है, कल 4 घंटे 5 मिनट कर लो, परसों 4 घंटे 10 मिनट कर लो। इसको दोनों तरीके से ले सकते हो। 1% इंप्रूवमेंट भी मान सकते हो, इसको इंक्रीमेंटली मान सकते हो। जो जिंदगी का जो ग्राफ है ना, उसको कांस्टेंट पे नहीं रखना, उसको ऊपर की ओर उठाना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में तुम 12 घंटे पढ़ लिए, ऐसे मत करो। इतना करो कि तुम्हारे लिए अगले दिन करने की गुंजाइश रहे। अपने आप को ना टाइम देना सीखो, खुद को भी समय देना है अपने को, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा इसमें वो पॉइंट है
कुकी जार। डेविड गोगिंस ने इस किताब के अंदर ना एक बहुत बढ़िया चीज के बारे में बात करी है, जिसको मैं भी अपनी जिंदगी में फॉलो करता हूँ, कुकी जार। अब आप बोलोगे कुकी जार क्या है? एक भाई डब्बा बना लो अपने घर में, कोई पड़ा हो ना खाली डब्बा, उस डब्बे में क्या करना है अपने को, आज तक की ना, जब से आप पैदा हुए हो ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तब से लेके आज तक की जिंदगी में जो भी आपकी अचीवमेंट है, कुछ तो जिंदगी में अचीव किया होगा, लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट की हो, कुछ भी ऐसा काम किया हो जो तुमको लगेगा यार तुमने बहुत बड़ा कर दिया। जैसे मान लो मैंने ये किया था कि लास्ट ईयर जो था मेरा 2023, उसका जो शुरुआती क्वार्टर था उसमें मैंने पहाड़ चढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर था, उसमें मैंने 200 स्क्वाट मारी थी, फिर 2 किलो दूध पिया, उसके बाद में अपना 50-60 किलोमीटर घूम लिया। तो उसको मैं अचीवमेंट मानता हूँ, क्योंकि वो एक अब नॉर्मल एक्टिविटी थी। वो या बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी पास्ट में, 100 से ऊपर किताब पढ़ी, तो उसको मैं अपने लिए अचीवमेंट मानता हूँ। या क्लास में मेरी पोजीशन आई थी, उसको मैं अचीवमेंट मानता हूँ। तो आपके लिए कुछ भी ऐसा हो जो आपने खुद को लिए इंप्रूवमेंट करने के लिए हो, मान लो आपने 1 घंटे में 14 घंटे पढ़ाई कर ली या 15 घंटे पढ़ाई कर ली, जो काफी अब नॉर्मल इवेंट था, तो दैट इज योर अचीवमेंट। किसी की आपने हेल्प करी है जो आपको लगता है कि आपने आउट ऑफ द वे जाए कर दी, उससे उसको बहुत फायदा हुआ, तो वो भी आपकी अचीवमेंट है। तो उन अचीवमेंट्स की ना पर्ची बना के उस डब्बी के अंदर डालना है। जो जो आप अचीवमेंट कर रहे हो ना, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि अरे बहुत तगड़ा काम कर दिया मैंने, मेरे को तो खुद से उम्मीद नहीं थी मैं ऐसा काम भी कर सकता हूँ। जैसे आप मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके 160 नंबर आ गए, पर्ची बना के उसमें डाल दो कि मेरी अचीवमेंट है भाई ये। उससे क्या होगा, जब भी आपको डीमोटिवेट फील होता है ना, आपको लगता है कि मैं तो बर्बाद हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं है, लाइफ खत्म होगी, उस कुकी जार को उठाओ, पर्ची निकाल लो और पढ़ो। एक पर्ची निकाली और पढ़ ली, वो क्या है, वो आपको एक रिमाइंडर है कि नहीं भाई तेरी भी एक औकात है, तेरी भी एक बिसात है, तू कर सकता है, अपने ऊपर विश्वास रख। अब जो अपने ये 10 आवर वाले एपिसोड थे, इसमें मैंने क्या चीज बोली थी, डेली कॉइनिंग मेथड। वो 1-1 रुपए के सिक्के क्या है बेसिकली, वो 1-1 रुपए का जो सिक्का है वो 10 घंटे डिनोट कर रहा है। 7 सिक्के 10-17, 7 सिक्के मतलब कि 70 घंटे, 10 सिक्के यानी कि 100 घंटे, 15 सिक्के 150 घंटे। तो वो अचीवमेंट है तुम्हारी, वो तुम्हारे सिक्के नहीं है, दैट इज योर अचीवमेंट। तुमने उसको कमाया है, तुमने कमाया कैसे है, 10 घंटा तुमने स्ट्रगल किया उस एक सिक्के को कमाने के लिए। तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिख रहा है। जिस रात को तुम सिक्का नहीं कमा पाओगे ना, तुम्हें रातों घबराहट होगी कि यार मैं डेविएट हूँ, सिक्का नहीं कमा पाया मैं। उसमें मैंने क्या बात की थी, तुम्हें सुबह शाम अपनी कॉपी में वाई लिखना है कि मुझे क्यों करना है। जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा ना कि मुझे करना क्यों है, हाउ क्लियर हो ही नहीं सकता। किसी एक इंसान से मान लो तुम प्यार करते हो, तो मैं पूछूं भाई इससे तू क्यों प्यार करता है, तो उसके बारे में 5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ तो निकलेंगे ना, कि इसको प्यार करता हूँ क्योंकि ये सुंदर है, इसकी हाइट लंबी है, नेचर बढ़िया है, बहुत मुझसे अच्छे से बात करता है। तो ऐसे ही खुद को पॉइंट बताओ ना कि अगर मुझे निकालना है तो क्यों निकालना है, चाहिए क्यों मेरे को ये चीज। अपना घर बनाना है, पापा को सपोर्ट करना है, अपनी खुद की इज्जत बढ़ानी है, जो जो रीजन है उसमें लिखो। उसके बाद में उन रीजंस को बार बार लिखो, बार बार पढ़ो, उससे तुम्हारे मन में वाई आ जाएगा। सुबह उठते ही उन चीजों को रिकॉल करो, डायरी उठाओ, अपना पेन उठाओ, लिखो बैठ के कि मुझे क्यों करना है। नहीं लिखोगे ना भाई, 10 घंटे छोड़ो, 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे। जिसके मन में वाय होता है ना वही कर पाता है। अब दशरथ मांझी था, उसके मन में वाय था कि इस पहाड़ ने ना मेरी औरत की जान ली है, इसको मैं काटूंगा। 22 साल लगे, अगले ने पहाड़ काट दिया। उसके पास में रीजन था करने का। जिस आदमी के पास रीजन ही नहीं है वो क्यों करेगा। रीजन तो एटलीस्ट फाइंड आउट करो कि मुझे करना क्यों है। बिना मतलब थोड़ी ऐस थोड़ी होता है कि मैं घर से निकला और मैं देख रहा हूँ कि यार चल ठीक है अपना से मेरा एक दोस्त था, तो एक बार मेरी उससे बात होती है फोन पे, तो उसका ऐसा था, मेरे दोस्त का डीजे नाम था उस दोस्त का, अब तो खैर नहीं है नहीं है मतलब, अब वो अपनी जिंदगी में बिजी है, मेरी उससे इतनी बात नहीं होती। तो उसका ये था कि जब भी एग्जाम वगैरह पास आते थे ना, तो उसका दिमाग हिल जाता था। तो वो क्या करता था, घर से ना बिना रीजन ही घर से निकल जाता था और अपना 2-3 घंटे ना गलियों में घूमता था। तो एक बार वो निकल गया तो मैं उसको बोला डीजे को, मैं उसको वीडियो कॉल किया मैंने, मैं डीजे कहाँ जा रहा है बोला बोला कहीं तो जा रहा हूँ। मैंने कहाँ जा रहा है बता दे मेरे को। बोला बस कहीं तो जा रहा हूँ लेकिन ये नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। तो वैसा बनने की अपनी कोई जरूरत नहीं है कि बिना रीजन ही घर से निकलेंगे, कोई एम नहीं है, बस ऐसे ही भटक रहे हैं पागलों की तरह। तो आपको अपने आप को वाई मिलना बहुत जरूरी है ना। और उसके बाद में जो आखिरी, जो सबसे कोर लेसन है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ योर फेलियर। अगर आप फेलियर हो रहे हो ना लाइफ में, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ना उस रीजन को फाइंड आउट करो कि यार ऐसा कौन से कारण थे जिनके कारण मेरा फेलियर हुआ है। क्या मैं डेली पढ़ाई नहीं कर पाई, क्या मैं सुबह टाइम पे नहीं उठ पाई, क्या मैं डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाई, क्या जो मेरा डेली का टाइम था वो 10 घंटे से कम था, क्या मेंटली मैं स्टेबल नहीं थी, कैसी मेरी एग्जाम परफॉर्मेंस थी, कौन सा मेरा सब्जेक्ट वीक था, क्या मैंने प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं लगाए। कौन कौन से रीजंस हैं तुम्हारे फेलियर्स के, उनको लिखो नोटबुक के अंदर, और लिख के उन चीजों को, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दो कि चलो ठीक है यार इस बार तो ऐसा हो गया, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। एटलीस्ट पता तो लगे ना कि अगर तुम्हारा एग्जाम फेल हुआ है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण है।
एक एग्जाम के फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ ये कारण नहीं होता कि तुम्हें क्वेश्चन करने नहीं आते, बहुत सारे कारण होते हैं। मेंटली साइकोलॉजिकली इंसान उस मोमेंट पे कैसा फील कर रहा है। परफॉर्मेंस जो होती है ना उस डेट पे डिपेंड करती है कि तुम उस 1 घंटे में क्या परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद में अब सबसे जो लास्ट बात है आज के हमारे इस सेशन की, एक लाइन है, ये लाइन बहुत मेरी फेवरेट है। इस लाइन को आप भी याद कर सकते हो। ये लाइन बेसिकली ये है कि मैं तब नहीं रुकता जब मैं थक जाता हूँ, मैं तब रुकता हूँ जब मेरा मकसद पूरा हो जाता है। जो भी तुम्हारा मकसद है उसको भूलो मत भाई, अपने मकसद को ध्यान रखो। तुम्हारा मन डेविएट हो रहा है तो उसको शांत करो मन को कि भाई डेविएट क्यों हो रहा है, तू तेरा मकसद क्या है। तो अपने आप से बात करो ना, खुद से बात करना स्टार्ट करो कि भाई तू 4 बजे क्यों नहीं उठता। वो कहते हैं मेरी नींद पूरी नहीं होती, भाई 10 बजे सो जा। वो कहेगा नींद पूरी नहीं होती, 9:30 सो जा। तुमको 12 बजे सुआ रहा है, उसको 4 बजे उठाओ तुम कि ठीक है भाई तू 12 बजे सो, तो उठाऊं तो तेरे को मैं 4 बजे ही, तेरे को 4 बजे उठना पड़ेगा तेरे को। वो तुम्हें बहाने देगा कि मत उठ, तेरा सिर भारी होगा, नींद आएगी, ऐसा होगा। जो होता है होने दे, मैं तो 4 बजे ही उठूंगा। 4 बजे उठ के आधे घंटे में नहा धो के अपना 4:30 से लेके पढ़ने बैठ जाओ सुबह सुबह। लोग सो के भी नहीं उठे, तुम्हारी पढ़ाई होनी स्टार्ट होगी। या 4:30 बजे उठो, अपना मेडिटेट करने बैठ जाओ अपना आधा घंटा। एटलीस्ट कुछ काम तो ऐसा करो ना जो तुम्हें फायदेमंद पहुंचाए। मोबाइल उठा के तुरंत चलाना शुरू कर दिया या मोबाइल पे दुनिया चल रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला यार। अगर होना होता ना अब तक हो जाता उन चीजों से। मेन चीज तो ऐसा है कि अपने अंदर कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए ना इंसान को सारी दुनियादारी से ध्यान हटा के ना अपने खुद के ऊपर लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर हमें खुद पे काम करना है ना तो उसका पहला स्टेप यही आता है कि हमें खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। पर हमारा ध्यान दूसरों के ऊपर है कि फलाना क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है। दूसरों की जिंदगी अच्छी करने में लगे पड़े हैं, खुद की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो काम नहीं करना, आप अपने आप को बर्बाद नहीं करना। अपने आप को ये है कि सबसे प्रायोरिटी पे खुद को रखना है। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, कि मैं पहले बाकी दुनिया बाद में। जब तक आपके अंदर ये वाला माइंडसेट नहीं आएगा ना कि मैं पहले दुनिया बाद में, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अब मेरे को मेरे बोला मेरी मासी ने कि मेरे मौसा जब थे हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उस टाइम काफी लंबे टाइम के लिए एडमिट रहे वो। तो उनका जो बेटा वगैरह था बोले ये मतलब बेटा छोटा है तो तेरे को सोना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरा नहीं, मैं नहीं सो पाऊंगा, मेरी क्लासेस होती है, काम वगैरह होता है। तो अगर वहां मैं सोऊंगा नींद पूरी मेरी होएगी नहीं, पूरा मेरा दिन खराब जाएगा। तो बोली नहीं ये 1 दिन की बात है। मैं बोला नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे मेरे बस की नहीं है। तो मैंने मना कर दिया है ना। अगर मैं वहां जाता, वो मेरे जो मौसा थे वो 1 महीने तक वहां पे एडमिट रहे थे, सिर्फ मैं जाता तो देखो क्या होता मेरे साथ में, कि 1 महीना मेरा चौपट हो जाता। अब जाता ये तो नहीं है कि मैं घर आ जाता, रहना तो पड़ता वहां पे फिर। तो मैंने ना बोल दिया। लेकिन हमारी सोसाइटी क्या है कि हमारा ना बोलना बर्दाश्त नहीं है। पहली बात तो लोग ना नहीं बोल पाते। दूसरा, जब ना बोलते हैं ना तो सामने वाले को बड़ा अंदर अंदर से बुरा लगता है कि यार इसने मुझे ना कैसे बोल दी। ना बोलना शुरू करो यार। कोई लोग तुम्हें इरेलीवेंट तुम्हें बुला रहा है, बेमतलब तुम्हें कॉल कर रहा है। जैसे अभी मैं आपसे ये अपना सेशन ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे दोस्त का मेरे पे फोन आया, मैंने फोन काट दिया। अगले की मस्ती सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं, मेरी जिंदगी है, मेरी प्रायोरिटी है, मेरे काम है। ये थोड़ी है कब कब किसका मन किया वो मुझे कॉल कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। मैं डिसाइड करूंगा कि कब मुझे किससे बात करनी है। खुद को प्रायोरिटी पे रखो ना। दूसरे के अकॉर्डिंग थोड़ी तुम्हारा काम चलेगा। दूसरे के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी में चलाओ भाई, अपने अकॉर्डिंग जिंदगी में चलाओ। मैं तो यही बात बोलता हूँ। और मेरी जो बातें हैं ना वो काफी लोगों को रूट लगती है कि यार ऐसा बोल रहा है, इन बातों में ऐसा है वैसा है। भाई अच्छा बन के कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है ना कि अच्छा बन के बहुत कुछ हो जाएगा तो अच्छे बन जाओ एक बार अच्छे से। उसके बाद देखना जब जिंदगी के 4-5 साल निकल जाएंगे ना अच्छा बन के, उसके बाद लगेगा कि यार मैं तो पागल बन के रह गया। जितने भी ये जो एग्जाम निकलते हैं ना, महाकपटी लोग होते हैं सारे के सारे। उनका जो एक क्लियर फोकस होता है कि भाई एग्जाम काटना है, घर वाले गुरुले कोई किसी नहीं है, अपना पढ़ना है बैठ के सिंपल, अपना कोई यारी दोस्ती नहीं है, अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है, अपने काम से काम, मतलब से मतलब करके पार जाते हैं अगले। उसके बाद में अपना फोन आईफोन लेते हैं पहली गैलरी में और मस्त अगले की जिंदगी कटती है। और हम क्या करते हैं, हमारा ऐसा रहता है कि भाई यारी दोस्ती, मूवी, स्टडी ग्रुप बना रखे हैं, उसमें अपना बैठे हैं, सारा दिन बात चल रही है। टू द पॉइंट है, जो जिस काम के लिए तुम जुड़े हो अपना मकसद याद रखो ना माइंड के अंदर कि जुड़ा मैं किस मकसद के लिए हूँ। पढ़ाई के लिए जुड़ा हूँ, पढ़ाई करो अपना बैठ के। अगला दूसरा बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है, बातें करी जाए बातें। वो इरेलीवेंट में क्यों तुम्हें अपना समय देना है किसी को। अपने समय की कदर करना शुरू करो। अगर आप अपने समय की कदर ही नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। डेविड गोगिंस था, बता कहाँ वो कॉकरोच मार रहा था। जस्ट इमेजिन करो यार, एक बंदा है, उसकी तुम बायोग्राफी भी है, उसकी किताब भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है। एक बंदा अपनी जिंदगी के अंदर कॉकरोच मार रहा है। उसको कोई बोल लेगी भाई तू कॉकरोच मार रहा है ना, मैं तेरा फ्यूचर जानता हूँ, तू अल्ट्रा मैराथन रनर है, तेरे नाम पे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में तेरा नाम आएगा, तू 4,000 पुलअप मारेगा, तू नेवी सील भी निकाल देगा,
3 बार हेलविक भी निकाल देगा, तू ये निकाल देगा, वो निकाल देगा, फलाना रिकॉर्ड ढिमकाना रिकॉर्ड, तेरे ऊपर किताब भी आ जाएगी, तू ऑथर बन जाएगा, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएगा। बंदे को विश्वास नहीं होएगा यार, बोलेगा अरे मैं तो यार 148 किलो का मोटा सा बंदा हूँ, ना मेरे पास में कोई ढंग की जॉब है, ना शादी हो रखी मेरी, टूटा फूटा मेरा घर है, और कहाँ तू मेरे को बड़े सपने दिखा रहा है। सारा उसका खेल मेंटेलिटी का था, अगले के मेंटेलिटी में आया कि मुझे सील बनना है, उसके बाद में अगला कहाँ से कहाँ चला गया। वो एक छोटे से टीवी कमर्शियल ने उस बंदे की जिंदगी बदल दी। इसका मतलब पता है क्या होता है? लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइस वी टेक, फर्स्ट वी मेक द चॉइस, देन चॉइस विल मेक अस। डेविड गोगिन था, उसने वो टीवी में कमर्शियल देखी, हमारे जैसा होता, खाता पीता सो जाता, ठीक है नेवी सील है तो है। इमेजिन करो कि अगर वो नेवी सील वाली जो टीवी में जो उसकी कमर्शियल थी वो आती ही ना उस दिन, तो वो क्या आज ऐसा होता? तो लाइफ के हमारे छोटे छोटे डिसीजन होते हैं जो हमारी पूरी तकदीर को बदल देते हैं। जो हम डेली बेस पे स्मॉल स्मॉल चॉइस लेते हैं ना, कि ये करना है, पढ़ाई ना करके दोस्त से बात करनी है, या चल लेक्चर बाद में देखेंगे, पहले मिर्जापुर कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, चल ठीक है यार बहुत पढ़ लिया, माइंड फ्रेश करना है, दोस्त को फोन कर 2 घंटे बात करता हूँ। तो ये छोटे छोटे हमारे जो माइन्यूट डिसीजन होते हैं ना, ये पूरे हमारे जो ओवरऑल जो गोल की जो डायरेक्शन होती है ना, उसको चेंज कर देते हैं। क्योंकि हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन हमारा इन चीजों में ना बहुत टाइम व्यर्थ हो जाता है यहाँ वहाँ करने में। तो ये पूरी किताब से हमको एट द एंड यही शिक्षा मिलती है डेविड गोगिन को पढ़ने के बाद में, कि जो इंसान होता है ना, एवरेज इंसान भी टॉपर बन सकता है, ऐसा नहीं है। मैं भी इंट्रोवर्ट था जब मैं स्कूल में था, बोल नहीं पाता था मैं ढंग से, मेरे हाथ पैर कांपते थे, और यही है कि इतने बोल दिया, इतने सारी मैंने रिकॉर्डिंग कर दी और कंफर्टेबली बोल लेता हूँ बिना फंबल हुए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करी मैंने मिरर के सामने खड़े होकर या बोलने की, जैसे भी आता था बोलता था, मैं रिकॉल करता था। तो आप भी कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं बोलता हूँ किसी को बोलो रिकॉर्डिंग करो, कोई एक बंदा भी ग्रुप के अंदर 1-2 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं करता। उसको लगता है कि यार लोग हंसेंगे, जज करेंगे, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को जज नहीं करता भाई। तुम्हारी जो कीमत है ना, वो तुम्हारी खुद की नजरों में है। अगर तुम खुद को लूजर मानोगे ना, तो पूरा देश तुमको लूजर मानेगा। खुद को तुम चैंपियन मानोगे, सारा देश तुम्हें चैंपियन मानेगा। अपने ऊपर है, खुद के ऊपर, तुम खुद को क्या मानते हो। मैं तो अपने आप को लूजर नहीं मानता भाई, अपना तो अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं। बेशक मैं ना हूँ सुपरस्टार, लेकिन मैं खुद को मानूंगा कि मैं तो हूँ। मानने में क्या जाता है यार, कम से कम इंसान खुद की इज्जत तो करे। तुम तो खुद की इज्जत ही नहीं करते, अपने आप को खत्म मान के बैठे हो, फिर क्या दूसरा तुम्हारी क्यों इज्जत करेगा भाई? दूसरों को तुम अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हो। अपनी दुख भरी कहानी किसी को सुनाने से पहली बात तो लोग सिंपैथी देते हैं, पीछे हंसते हैं। खुद को वीक दिखाने से ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाली तुम्हारी इज्जत करेगा या तुम्हारा सम्मान करेगा, भूल जाओ। जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे ना, सामने वाला तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। वीक बंदों की जिंदगी कुछ नहीं होती भाई। जो वीक बंदा होता है ना, वो हमेशा अपनी जिंदगी को ना एक विक्टिम मेंटेलिटी के अंदर एक सिंपैथी बन के निकाल देता है। उसकी हैबिट होती है सबके सामने रोने की। वो रोता है, वो सोचता है मेरे को सिंपैथी मिलेगी, सामने वाला हमदर्दी करेगा। लेकिन इस दुनिया में ना हमदर्दी जैसा शब्द है ना, वो काम नहीं करता। यह दुनिया चलती है रैशनैलिटी के ऊपर, कि तुम मेरे को क्या दे सकते हो, मैं तुम्हें क्या दूं। तो जब दुनिया इस बारे में है, तो तुम भी अपना माइंडसेट ऐसा करो ना, कि तुम क्यों फालतू किसी को लेके इमोशनल हो रहे हो। जब तुम्हें पता है कि मेरी प्रायोरिटी फिलहाल जॉब निकालना है, या फिर पैसे पूसे कमाने हैं, कुछ बड़ा करना है, तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। रिश्ते सारी उम्र बना लेना भाई। रिश्ते ऐसा है कि जितना पावर, जितना पैसा तुम्हारे पास में होगा ना, भरपूर पैसा, उतना तुम्हारे रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे बनते हैं रिश्ते। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अब रिश्ते बनाऊंगा, अरे जॉब लगते ही पैसा जैसे आना स्टार्ट हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें कभी सोची भी नहीं होगी कि यार ऐसे भी रिश्ते होते हैं क्या। लोग लेट जाएंगे तुम्हारे पैरों में आके। तो तुम्हारा सम्मान नहीं है, तुम्हारे पद का सम्मान है, जो पद तुम्हारे पास में है। डेविड गोगिंस की अगर बातें यहाँ पे अभी हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उस बंदे ने इतना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया। अगर वो अचीव ना करता, आज भी कॉकरोच मार रहा होता, उसके बारे में हम बात ही ना करते। तो ये हमारी आज की पूरी बुक समरी थी। आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको। जो हमारे डेली सुबह हम मेडिटेशन करते हैं, वो एक खुद के डिसिप्लिन के लिए करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं, ताकि हम अपने अंदर एक मोमेंटम पैदा करें, जो इनर्शिया है उसको तोड़ दें, इनर्शिया को। और जो वीकली सेशंस होते हैं ना, जो हम डिस्कस करते हैं, उसमें हम कोर बिलीफ के ऊपर बातें करते हैं, कि जो हमारे माइंड में ऑलरेडी हमने बिलीफ सेट किए हुए हैं ना, उन बिलीफ को हम हटा दें दिमाग में से। क्यों सबको मैं इसमें अलाउ नहीं करता? मैं इसलिए अलाउ नहीं करता क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि ज्ञान हमेशा वही इंसान लेगा जिसको ज्ञान की प्यास होगी। बिना प्यास के किसी को ज्ञान देने का कोई सेंस ही नहीं है भाई। ये चीजें जो है वो सुपात्र के लिए है, कुपात्र के लिए है ही नहीं। अब आओगे भाई, क्योंकि इस चीज में मेरा पूरा एफर्ट रहता है। जो मैं कराता हूँ बड़े तरीके से कराता हूँ मैं, और कंसिस्टेंसी अपनी पीक पे है। अपना ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ डेविएट हो गए। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो जाते हैं मेरे साथ में, चाह के अवॉइड नहीं कर पाता मैं।
लेकिन जो मेरे इंटरनल फैक्टर्स हैं वो मैं हमेशा कंट्रोल में रखता हूँ। तो आई होप आपने आज के सेशन से काफी कुछ सीखा होगा। अब कल चलिए, सभी को आपको जय श्री राम। आज का सेशन हमारे यहीं तक है।